सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आम इंतखाबात को हुए 5 महीने हो गए, मगर इंतखाबी झगड़े हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इन झगड़ों की वजह से सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब भी अधूरा है। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत को भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दे रहा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की जो भी कोशिश करती है, मुआशी बेयकीनी इसके सारे असरात को ज़ाइल कर देती है। इसलिए इन इंतखाबी झगड़ों का तस्फिया बहुत ज़रूरी है। हुकूमत बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुकी है और दूसरी तरफ से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। इंतशार की सियासत ने तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान सिर्फ नहीं पहुंचाया बल्कि रियासत को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। सानिया 9 मई की सूरत जो इंतशार फैलाया गया, दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, शोहदा के मुजस्मों की तौहीन की गई, इसकी मिसाल मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। इदारे भी फिक्रमंद है कि अदलिया सानिया 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही। इंसाफ में ताखीर से शरपसंदों के जो हौसले हैं वो बढ़ते हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर डालने में अदलिया का किरदार नहायत अहम है। इस तनाजुर में मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही अहमियत का हामिल है और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का बाखूबी अंदाज़ा है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज करने का ऐलान भी हो चुका है, मगर ये एहतियात पसंदी के पेश नज़र चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस अहम मामले पर साथी जजेस के साथ मुशावरत ज़रूरी समझते हैं। इसलिए कल भी इस हवाले से आपको पता है कि मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें केस सुनने वाले बेंच में शामिल तमाम जजेस ने शिरकत की और आज भी इस मामले पर सारे जजेस सर जोड़ कर बैठे और मुशावरत की। क्यों? क्योंकि सबको अंदाज़ा है कि इस फैसले के असरात आखिर क्या हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल फैसला सुनाए जाने का जो इम्कान है, फैसला आने के बाद यकीनी तौर पे पता चलेगा कि मुल्क की सियासत अब क्या डायरेक्शन, समत या रुख इख्तियार करती है। मखसूस नशिस्तें किसकी झोली में जाकर गिरती हैं, कौन ताकतवर होता है, हुकूमत या फिर अपोजिशन। अगर ये सीटें हुकूमत को मिले तो ज़ाहिर बात है हुकूमत के लिए कानून साजी और आइन में तरमीम करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर फैसला बरअक्स आता है तो फिर अपोजिशन मजबूत होगी और हुकूमत यकीनी तौर पे थोड़ी परेशान होगी। लेकिन असल सवाल मुल्क का है, अवाम का है और रियासत का है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान साहब स्टूडियोज़ में मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं हाफिज़ साहब से शुरू कर लेती हूँ कि हाफिज़ साहब, आप तो माहिर कानून है, कानून पर गहरी नज़र रखते हैं। ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है क्या देख रहे हैं, अब कल क्या होने जा रहा है? बड़ी अहमियत का हामिल है, आगे क्या डायरेक्शन होगी, इस फैसले पे बड़ा इन्हिसार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट करने जा रहा है, इसका डेफिनेटली पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्पेक्ट्रम है या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसका एक पर एक कसका असर आएगा। लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और वो वाज़ेह ये हैं कि क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज़्म है रिज़र्व सीट्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी 60 सीट्स जो हैं वो विमेन की हैं, नेशनल असम्बली के अंदर 10 सीट्स जो हैं वो आपकी मिनॉरिटीज़ की हैं, उसका जो प्रोपोर्शनल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको लेके चलती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का काम है, ना रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है। अगर प्लेन लैंग्वेज को देखा जाए, जो आर्टिकल 51 की है 6D और उसके बाद आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 है या रूल 92, 94 है, उसके अंदर तो क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन लड़ा हो और उसने कोई एक भी सीट उस प्रोविंस के अंदर जीती हो जहाँ पे रिजर्व सीट्स हैं या मिनॉरिटीज़ के हद तक नेशनल असम्बली के अंदर है, तो वो एक एंटाइटल है। और इसी चीज़ को बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक फ़ैसला किया जो 28 फरवरी 2024 को आया, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो 25 मार्च 2024 को आया, जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने यूनानिमसली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहोल्ड किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 185 के अंदर बैठी हुई एज ए सुप्रीम कोर्ट अपील की साइड के ऊपर। अब उसने ये देखना है कि क्या जो 2 फैसले हैं वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है, और मैं ये समझता हूँ कि इसलिए चूँकि इसका स्पेक्ट्रम बड़ा है, पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ के इसके अंदर स्टेक हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक राइटली स्टेप लिया कि उन्होंने जितने भी आपके अवेलेबल जजेस थे, यानी कि उस वक्त
वक्त 14 अवेलेबल थी और एक जज साहिबा जो थी वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उस बेंच को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट था उसके मुताबिक एक बेंच बनाया जो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आए हैं, जो हमारी कंट्रोवर्सी अप्रैल 2022 से चल रही है, उसके अंदर बेंच की कॉम्पोजिशन एक बहुत बड़ा इशू था। मेरा बेंच, आपका बेंच, चीफ जस्टिस ये नहीं बेंच बना रहा है, ये फुल कोर्ट नहीं बना रहे। अब उन्होंने एक फुल कोर्ट बनाया है, उसने सारी हेयरिंग्स आपने भी देखी, मीडिया के ऊपर भी आई और लाइव स्ट्रीमिंग भी उसके अंदर आई। अब उसके ऊपर वो जजमेंट रिजर्व है। अब उसके अंदर ये है कि उन जजेस ने कल भी मीटिंग की है, आज भी उसके अंदर मीटिंग की है और वो इस सारे प्रोस्पेक्टिव को देखते रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का आइन या कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले के अंदर हमें किस तरह जो है इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। अब ये है कि अगर जो भी फैसला आ जाता है, मैंने एक आपको अपना एक लीगल ओपिनियन दिया कि 5 चीज़ों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। नंबर 1 कि क्या SIC एंटाइटल है या नहीं है। नंबर 2 क्या PTI बैड कैंडिडेट जो हैं वो किसी स्टेज के ऊपर इस प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। नंबर 3 इस चीज़ के अंदर है कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको ओवर एंड अबव जो है जो उनको पहले राउंड के अंदर मिला है उन्हें मिलेगा कि नहीं। चौथा उसके अंदर ये आएगा कि अगर आपने हाउस को कंप्लीट करना है तो क्या एलोकेशन जो है विद इन असेंबली आएगी, और अगर आपने हाउस को ओपन करना है तो उसका क्या मैकेनिज्म है। तो ये एक प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल इश्यूज हैं, उसके लिए सारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कल भी आई है और आज भी बैठी है और सुबह मेरा ख्याल है कि उसका एक फैसला आएगा। लेकिन जो भी डॉक्टर फिजा इसका फैसला आए वो हमें फैसला मानना चाहिए, चूंकि वो पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट का है। उसके अंदर ये नहीं है कि इस बात से आपकी इजाज़त से जी मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करना चाहूँगी कि मानना तो चाहिए, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, लेकिन यहाँ पर अगर किसी के हक में फैसला आता है तो जजेस की भी बल्ले बल्ले, सुप्रीम कोर्ट भी जिंदाबाद। अगर आपके खिलाफ आते हैं, आपकी मंशा के खिलाफ आता है तो फिर तूफाने बदतमीजी तो बरपा होता है सोशल मीडिया पे, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू वाला मामला, और ये तो होना है कल। नहीं, एक के तो खिलाफ आएगा ना और एक के हक में आएगा। नहीं, मैं एक सेकंड बात, मैं उस साइड के जा रहा हूं कि हमें पाकिस्तान का जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको इस हद तक डिस्क्रेडिट न करें कि अगर फैसला आपकी फेवर में आए मैं उसे कहूं आपके वाली राय है बिल्कुल सही, लेकिन कल आपको लगता है कि होगा नहीं। लेकिन देखिए ना कि फैसला अगर जो भी आता है, फैसला जो भी आता है उसके अंदर एक तो ये है कि फैसला जो है वो सिंगल किसी चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन नहीं है, या जिस तरह एक आपने कहा हुआ है कि पिछला चल रहा था कि जी मखसूस बेंच का फैसला नहीं है। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और हर जज का बशमूल चीफ जस्टिस के उसका एक वोट होगा। हाँ, उसके फैसले में इख्तिलाफ किया जा सकता है कि जी ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं सर ये अब ये बड़ा चेंज हो गया हमारे यहाँ माहौल, जो कि बड़ी गलत बात है। ये शर्मिंदगी का मुकाम है कि फैसले पे तनकीद नहीं हो रही होती, वो तो आ गया ना, जज पे तनकीद हो रही होती है। देखना आज भी हमने किया ये हुआ है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस से अलहदा किया हुआ है, हमने हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस से अलहदा किया हुआ है, और अगर हमें फैसला हमारी फेवर में आए, रूल ऑफ लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी है, जुडिशियल इंटरवेंशन भी उसके अंदर नहीं है और सारे इदारे ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ फैसला आए, यानी कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है, खिलाफ नहीं है, हमारी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक फैसला ना आए, तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी ठीक नहीं है, फिर जुडिशियल इंटरवेंशन भी है, फिर इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल एक आएगा, फिर उसके बाद ये कि रूल ऑफ लॉ भी कंप्रोमाइज होगा और फिर उसके ऊपर एक नैरेटिव किया जाएगा। आजकल छोटी छोटी बात पे लोग कहते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा। आप ज्यादा देर से बोल रहे हैं तो इससे पहले कि अली भाई कोर्ट में चले जाएं आपके खिलाफ, कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा, आपकी इजाजत से उधर चलते हैं। सैयद अली मोहम्मद अली साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है कल? हाफिज साहब ने बात की, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं चंद साल जो है पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक का एक सब्जेक्ट होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें हम मुख्तलिफ मुल्कों के आइनी ढांचे को कंपेयर करते हैं, वो मैं पढ़ाता रहा हूँ। देखिए इन्होंने बड़ा तफसीली अहाता और जायज़ा लिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मैं इस पहलू पे बात करूँगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात, अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे मैं पाकिस्तान की आला अदलिया के बिहेवियर और ट्रेंड को देखूं तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं मौजूदा जो लीडरशिप है सुप्रीम कोर्ट की उसको, कि उसने जो एक जुडिशल एक्टिविज़म का रोल था और हाईली पोलिटिसाइज्ड ओपिनियंस और रूलिंग्स आती थी उससे रिकवर करने की कोशिश की है जुडिशरी को। और दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा आपको पॉलिटिसाइज हो गई थी जुडिशरी,
کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں یہ تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کی ساکھ اور کریڈیبلٹی کو بحال کیا جائے۔ آپ دیکھیں لائیو جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ٹرانسپیرنسی بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ جناب جو قابل وکلا حضرات ہیں ان کے دلائل کی صحت اور نوعیت بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ کتنی وہ ہوم ورک کر کے آئے ہیں، وہ عوام کے سامنے بھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف عدلیہ کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوتے، تو یہ اچھی باتیں ہیں۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو میں اس بات کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ جوڈیشیل ایکٹیویزم سے ایک ریسٹرین شو کیا گیا ہے، جوڈیشری کی ٹرانسپیرنسی کو بڑھایا گیا ہے۔ تیسری بات، معاملات میں ایک انکلوسیو اور لارجر بینچز کی سٹنگز ہو رہی ہیں جو ٹرانسپیرنٹ بھی ہیں اور کیئرفل انداز میں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اپنی مرضی کے بینچز جو ہیں چند افراد کے اوپر، چند فیوریٹس کے اوپر مبنی جس طرح پہلے بنتے رہے ہیں ماضی میں، اس طرح آپ کو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور ایک بات جو آپ نے کی، ایک مخصوص سیاسی جماعت نے شاید ہماری تاریخ میں ایک بڑا منفی تاثر مرتب کیا کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے انڈیویجول کردار کشی کی کوشش کی جائے، ان کے دلائل اور پروسیس کے بجائے ان کی ذاتی زندگی اور رائے کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ اب ہم اس کیس کے اوپر اسپیسیفکلی اگر دیکھتے ہیں تو کیا چیز ہے جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حافظ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا کام ایک لیگل انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ تو یہ عدلیہ کی لمٹس آف پاور بھی ڈیفائن کرتا ہے، وہ ریڈ لائنز ڈیفائن کرتا ہے جس کا بہت احساس ہے اس وقت کی لیڈرشپ کو سپریم کورٹ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو آرگومنٹس ہیں اس کو وہ نگلیکٹ کل کے فیصلے میں نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب جو بھی پارٹی یا انڈیویجول نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ میں وہ ایک کانسٹیٹوئنسی کی یا پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں اگر ایم این اے بن کے آیا ہوں نیشنل اسمبلی میں تو میں ایک خاص کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اس پارٹی کے مینیفیسٹو کی بیسس پہ میں ایک خاص حلقے کے عوام کے سامنے گیا ہوں، اس مینیفیسٹو یا ایجنڈے کو میں نے چند لاکھ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے جس کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے مجھے نمائندگی کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ بنیادی اسپرٹ ہے جمہوریت کی۔ تو کوئی بھی فیصلہ اس اسپرٹ کے منافی نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی اور پارٹی کے مینیفیسٹو کے تحت، نظریے کے تحت عوام کے پاس میں گیا ہوں، اس کا ووٹ لیا ہے، اور پھر جب میں ممبر بن جاؤں تو میں کوئی اور پارٹی جوائن کر لوں، اس کا نظریہ بھی کچھ اور ہے، اس کی کانسٹیٹوئنسی بھی کچھ اور ہے۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ جو جمہوریت کا بنیادی اصول ہے، عالمی اصول ہے، ایک یعنی کہ کانسٹنٹ اور پرماننٹ اصول ہے، اس کی نفی ہے کہ جناب میں ایک، آپ کو یاد ہے فلور کراسنگ کے اوپر پہلے کتنے کیسز اور کتنے باتیں ہوتی تھی، ابھی اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ میں جی چلا جاؤں، اس کے بعد میں کوئی بھی پارٹی جوائن کر لوں، میں سنی اتحاد کونسل جوائن کروں، میں جماعت اسلامی جوائن کروں، میں MMW جوائن کروں، جن کے آن اے سیریس نوٹ، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں، شاید متصادم بھی ہوں گے، اور میں اپنی سیاسی پاور حاصل کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ فنڈ حاصل کرنے کے لیے عدلیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کبھی ایک مکتب فکر کے پاس جا رہا ہوں، کبھی دوسرے پاس جا رہا ہوں، اور میری جو کانسٹیٹوئنسی اور ووٹر ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ مفاد کے لیے نظریات پہ بھی آپ اتفاق کر لیں گے کہ آپ کے نظریات مختلف بھی ہوں، تو کیا بھی بات ہو کہ آپ ملکی مفاد کے لیے بہت سے معاملات پہ ایک پیج پر آ جائیں۔ میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس سے بھی چھوٹی بات ہے کہ ذاتی مفاد پہ میں نے نظریہ چینج کر لیا۔ او بھائی، جس نظریے اور ایجنڈے کے اوپر میں نے عوام کا ووٹ حاصل کیا ہے اس کو میں اگنور کر کے میں کسی کے پاس بھی جا رہا ہوں تو میں ذاتی مفاد کو اپنے ووٹ آف کانفیڈنس کی قربانی کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک چیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، یا ہم سارے اس چیز کے اندر ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے،
तो उसके ऊपर फिर आपकी ख्वाहिशात या आपके विम्स जो हैं वो डोमिनेट नहीं करती, और फिर आपकी एक हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है जिसका पूरा एक 13 रुकनी बेंच जो इस पे बैठा है, उसने कल भी कंसल्टेशन की है, आज भी उसने कंसल्टेशन की है, सारे लोगों ने उस प्रोसेस के अंदर देखा है। अब ये है कि एक जिस तरह कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की बजाय अगर आप पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर बात करेंगे या आप किसी और एंगल से बात करेंगे कि जी ये मामला इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए था, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज अदरवाइज कहती है, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर आपका एक नैरेटिव तो उसके अंदर हो सकता है, लेकिन फैसला वही होना चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज है। और जब भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने री राइटिंग या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पे बात की है, तो हमेशा इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा एक तबका उठा है जिसने ये कहा है, और एक दुनिया भर के अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन की तशरीह करना है, सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो ना री राइटिंग करना है ना रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और यही वो सारा इशू था जो आपके सामने आर्टिकल 63A की भी जब जजमेंट आई थी, जो पिछले चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में दी गई थी, तो पूरे मुल्क के अंदर ये सारे वो लोग मौजूद थे जो आज इस तरह बात कर रहे हैं, सब ने यही कहा था कि जो डिफेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई करके वोट काउंट ना करने की बात की है, वो 63A के अंदर नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त सारा चल रहे हैं वो उस अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लिमिट के अंदर रहते हुए जो भी फैसला करें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर तनकीद करना तो हक है, लेकिन सिस्टम को या जुडिशरी को ऑल टुगेदर डिस्क्रेडिट करना या उनमें से चीफ जस्टिस को आउट डिस्क्रेडिट करना, मेरा ख्याल है कि अब ये बहस जो है बंद होनी चाहिए। चलें जी, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। गए वक्तों में बुजुर्ग कहा करते थे और सही कहा करते थे, दुरुस्त कहा करते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, और जिसने इस नसीहत पर अमल किया वो बड़ा सुखी रहा, और जिसने ज़बान को महज गोश्त का लोथड़ा समझा, लफ्ज़ों का पास रखा, ना सोचा समझा, और फिर सियासी तासुब के बुखार में मुब्तला होकर प्रोपेगेंडे से परहेज़ के मशवरे पर अमल ना किया, वो बीच चौराहे पर शर्मिंदा हुआ। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर प्रोपेगेंडे की आग पर साजिशी थ्योरियाँ पकाने वालों के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी जो हांडी है वो बीच चौराहे में फूट गई है। कीनिया हाई कोर्ट के फैसले ने शहीद सहाफ़ी की लाश पर सियासत करने वालों को शर्मिंदा कर दिया है। कीनिया की अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, और कीनिया की अदालत के फैसले के मुताबिक ये नाहक कत्ल था। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म से वाज़े हो गया है कि ये कत्ल के पीछे उनकी जो सहाफ़ी सोच है और अप्रोच वो नहीं थी, बल्कि ये जो कत्ल है ये गलत फहमी का नतीजा था। अदालती फैसला अगर पढ़ा जाए तो साफ लिखा है कि कीनिया पुलिस ने शनाख्त में गलत फहमी पर गैर ज़रूरी और गैर कानूनी फायरिंग की, और अदालत ने अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया को 78,000 अमरीकी डॉलर बतौर ज़र तलाफ़ी अदा करने का भी हुक्म दिया है। इस फैसले से यकीनी तौर पर जो PTI के शर अंगेज़ प्रोपेगेंडा है उसकी मुकम्मल नफ़ी हो गई है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान कंटिन्यू कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली हाफिज़ हसन अहमद साहब मौजूद थे। पहले हमने मखसूस नशिस्तों के बारे से बात की। सर, ये अहम एक फ़ैसला आया है, कैसे देखते हैं इसे? देखें डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट है और उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर उनका एक रोल था, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ भी की, और उनका जो प्रोग्राम था वो एक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी रेटिंग वाला प्रोग्राम था, इसमें तो दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग हैं या ऐसे लोग हैं कि जो सहाफ़त का हिस्सा हैं या जो इस सारे को देखते हैं, उन सब ने जब उनकी कीनिया के अंदर ये एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के ऊपर सब ने उसको कंडेम भी किया और उसके ऊपर एक भरपूर अफसोस का भी इजहार किया कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था जिसको इस प्रोसेस के अंदर या जिस तरह उसके अंदर एक पुलिस के अंदर वो गए हैं वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी, या ये था कि वो एक अनटुवर्ड इंसिडेंट था।
अब ये है कि वो एक इंसिडेंट 23 अक्टूबर 2022 को हुआ और उसके अंदर पुलिस ने एक स्टैंस उसके ऊपर लिया, वो लिया मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी का एक स्टैंस था कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमारा उसके अंदर इंटेंशनल नहीं था, लेकिन ये है कि वो एक और जो कार वहाँ पे जा रही थी, ये कीनिया का जो आपका नैरोबी का उनका कैपिटल है, उससे एक फार फ्लंग एरिया के अंदर था, और उसके बाद जो है हमने उसको रोकने की कोशिश की और जो भी एक चीज़ आई। अब ये मामला जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा इशू बना, कीनिया के अंदर भी बना, जर्नलिस्ट जितने थे इंटरनेशनल लोकल सब ने उसको टेकअप किया। अब पहली दफ़ा इस तरह हुआ इस सारे उस सिनेरियो के अंदर कि एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा था इस सारी चीज़ का, अरशद शरीफ के मुतालिक जो एक स्टैंस लिए जा रहे थे, उसको जब अब कीनिया के अंदर गए हैं, जो कीनिया की एक बड़ी हाई कोर्ट है, उनका जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस तरह हमारी हाई कोर्ट है उसका एक स्टेटस है, वहाँ के ऊपर जो थी वो जर्नलिस्ट ने भी पटिशन्स फाइल की और इनकी जो वाइफ है जवेरिया जिनका आपने नाम लिया है, उन्होंने भी पटिशन फाइल की जो उनका 2010 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नीचे। और उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि जो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि उस इन्वेस्टिगेशन हो क्या रही है, और जो लोग भी इसके अंदर मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने और जो उनके कीनिया के जो 5 बड़े इदारे थे जिसमें अटॉर्नी जनरल भी था, पुलिस जो आपकी अथॉरिटीज़ भी थी, उसके बाद प्रोसिक्यूशंस भी था, फिर ओवरसाइट पुलिस अथॉरिटी, सबको उन्होंने पार्टी बनाया। और ये केस जो है ये 2023 के अंदर जो है नवंबर से चल रहा था और अब 8 जुलाई उसका फ़ैसला है। अब जो कोर्ट ने जो चीज़ें की हैं मेरा ख्याल है कि बिल्कुल राइटली उन्होंने एड्रेस किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो उनका स्टैंस था कि मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी का, उसे उन्होंने ब्रश असाइड नहीं किया, बल्कि उसको उसने ये कहा है कि जो उन्होंने फ़ोर्स इस्तेमाल की है वो एक लीथल फोर्स थी या फोर्स ज़्यादा थी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि उससे अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं और 2 पुलिस वाले हैं उनके ख़िलाफ़ आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करें, जो कि कीनिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो आप पटिशनर्स है या कंप्लेनेंट है, आप उन्हें इन्वेस्टिगेशन को भी इन्फॉर्म करें कि उसका स्टेटस क्या है और जल्द से जल्द इनको कंक्लूड करें। और फाइनली उन्होंने डैमेजेस पे बात की, 7 चीज़ें जो उन्होंने एड्रेस की है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल ये है कि जिस तरह कीनियन हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है उसको जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कंप्लाई विद करना चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है उसे जल्द मुकम्मल करना चाहिए, इसका ट्रायल होना चाहिए और जो जिन ऑफिशल्स की तरफ इशारा किया गया है उनकी तरफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हों और उन्हें जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ला के उन्हें सज़ा देनी चाहिए कि उन्होंने क्यों उसके अंदर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स जो है जो इस्तेमाल की, जिस तरह उन्होंने लीथल फोर्स का नाम लिया अपने हाई कोर्ट के अंदर। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हम इसके ऊपर जो है एक अगर लीगल के तौर पे जाया जाए तो शायद जिस शख्स के साथ ये ज़्यादती हुई है या जिस फैमिली के साथ ज़्यादती हुई है उसका जो लॉ है या सिस्टम है उसको रेस्क्यू कर सके। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो हाई कोर्ट ने किया। ये तकलीफ दे अमर है कि एक गलत फहमी की बुनियाद पर, और ये होता है दुनिया में कि शनाख्त या गलत फहमी नहीं, कीनिया की जो पुलिस है उसके बारे में वैसे भी जो रेटिंग है इस तरह की है कि उनका जो लेकिन देखिए गलत फहमी की बुनियाद पर एक बंदा चला गया, दुनिया से चला गया, और उसकी वजह से उसके ख़ानदान के लोग या जो भी उनके साथ इमोशनली अटैच है कितनी तकलीफ से गुजरे। नहीं वो बिल्कुल देखे ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसकी तकलीफ ना सिर्फ उनकी फैमिली को थी बल्कि सारे थे, आप भी, मैं भी, पूरे मुल्क को तकलीफ, डॉक्टर साहब सारे जो लोग इसके अंदर हैं कि किसी भी शख्स की नाहक जान जाए और एक ऐसे शख्स की जान जाए जो पाकिस्तान का एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है। और उसी चीज़ को मेरा ख्याल है कि जो उनकी पुलिस की लिथार्जी थी उसको उनके हाई कोर्ट ने एड्रेस करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर आके क्लियर किस्म के साथ जो डिक्लेरेशंस दिए हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी आएगी, जो लोग इसके मुलव्वस है उसके अंदर भी आएगी, और एक जो दूसरा एक नैरेटिव भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर उसके अंदर ट्रायल के अंदर ये चीजें चली जाती हैं तो जो लोग इसके अंदर मुलव्वस है, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे यहाँ, उस पर मैं बात करूंगी आगे जाके। पहले मोहम्मद अली साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अरशद शरीफ साहब को तकरीबन 30 साल से जानता था, बहुत करीबी तौर पे। हम एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। अच्छा, पर्सनली भी उनको जानते थे? मैं जानता था, हमने कई कोर्सेज वगैरह भी साथ किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पर्सनली भी, हम एक इदारे से फारिग तहसील थे
اور ہم فیملیز کو بھی جانتے تھے. میں بھی چونکہ سیکورٹی ایشوز کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, وہ بھی ڈیفینس کی بیٹ کیا کرتے تھے, ڈان کے لیے, رائٹرز کے لیے, پھر اور بھی کئی اداروں کے لیے. تو ہمارا بہت ایک دوسرے سے رابطہ رہتا تھا. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ان کا جو لاس ہے وہ ہماری جرنلسٹک کمیونٹی کا, میڈیا کمیونٹی کا, اور خود جو ہمارے کالج کے لوگ ہیں اور ان کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے قتل کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے جو کہ انسانی پہلو ہے, جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے. لیکن جو اس کا افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس انفارچونیٹ ٹریجڈی کو سیاسی رنگ دے کے ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا اور مخصوص مفادات کے لیے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے اور عالمی پریشر لانے کی جو کوشش کی گئی وہ انتہائی تکلیف دہ اور غیر ذمہ دارانہ تھی. آپ کو دیکھیں کہ اس سے دشمنوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. میں اس کے آرگومنٹس میں لیگل ایسپیکٹ پہ بعد میں آؤں گا. دشمنوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان فورن کنٹریز اینڈ اوورسیز لینڈ کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. آپ پاکستان کے خلاف عالمی ایک قانون اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی کا ایک بہت غیر ذمہ دارانہ اور بڑا الزام لگا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مشرقی ہمسایہ حقیقت میں را کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہے, کینیڈا میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں اور پاکستان میں, اور اس بیانیے کو ایک انڈائریکٹلی آپ ایک طرح سے کمزور کر رہے ہیں. ایک انفارچونیٹ ٹریجڈی کو پاکستان کے ریاستی اداروں کی نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کو متاثر کرنے کے, یہ تو اس کا ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہے. اب آتے ہیں اس کے قانونی چار جو باتیں ہیں جس سے یہ بیانیہ جو ہے تھینک فلی اس کے بالکل غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے. اس کی چار دلائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا, جو سینٹرل آرگومنٹ تھا ان کی بیوہ کا اس کیس میں, وہ یہ تھا کہ جناب ان کا جو پروفیشن ہے ارشد صدیق صاحب کا, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جو موٹیو کا ایلیگیشن تھا کہ یہ جو انفارچونیٹ کلنگ ہوئی ہے اس کا تعلق ان کے کام سے ہے, تو اس عدلیہ کے فیصلے میں اس بات کو کمپلیٹلی جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے. پہلی بات. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, وہ دوسری دلیل ہے کہ جو پروفیشنل نیگلیجنس کا پہلو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور تیسرا پہلو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جس طرح آپ نے کہا $78,000 کی جو کمپنسیشن دی کا کہا گیا ہے, وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کی واحد ایکسکلوسیو اینڈ اونلی رسپانسبلٹی کنیا کی پولیس کے ایک غیر ذمہ دارانہ, غیر قانونی طرز عمل کے اوپر عائد ہوتی ہے. ایک ان پروفیشنل کنڈکٹ کا یہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ تھا جس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اور آخری بات یہ کہ جو اس کے حقائق اور اس کے جو تمام حالات کا جو جائزہ لیا گیا کہ کس انداز میں وہ واردات ہوتی ہے, کہ ایلیگیشن یہ لگایا گیا کہ جی ان کو بہت کلوز کوارٹر فائر آرم سے ہلاک کیا گیا ہے, لیکن جو شواہد سامنے آئے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لانگ ڈسٹنس سے شوٹنگ کی گئی ہے, انٹرمیڈیٹ ڈسٹنس کا ایک ویپن یوز ہوا ہے, جو کہ اگین اس بات کو پروو کرتا ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا معاملہ ہے. تو یہ مسٹیکن آئیڈینٹی, جن حالات میں یہ کلنگ ہوئی, عدلیہ نے مورد الزام بھی ٹھہرایا, اور پھر کمپنسیشن کی بات بھی کی گئی پولیس کے حوالے سے, یہ اس تمام بیانیے کو کمپلیٹلی ڈی کنسٹرکٹ اور ریجیکٹ کرتی ہے کہ جس کو سیاسی مقاصد کے لیے داخلی سطح پہ اور پاکستان کے ریاست کو بدنام کرنے کی عالمی سطح پہ جو کوشش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اسی پہ میں حافظ صاحب آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گی کہ جیسے کہ یہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک مخصوص گروہ ہے سوشل میڈیا پر جو کہ باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کر رہے کہ جی وہاں پر اس کا فائدہ آپ کے دشمنوں کو پہنچتا ہے. وہ پروپیگنڈا ہی کر رہے کہ جی کینیا میں انصاف مل گیا, اب اپنے ملک میں بھی ملنا چاہیے. اس طرح کے وہاں پہ آپ ٹویٹس بھی پڑھ رہے ہوں گے, ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں. تو اب اس پروپیگنڈے کا راستہ کیسے روکا جائے؟ جو قانون کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی قانونی طور پہ جو اس سچویشن کو اپنے کسی سیاسی رنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے, نہ صرف شرپسندی پھیلاتے رہے بلکہ اداروں کے خلاف ایک منظم قسم کی ایک سازش, ایک مہم چلاتے رہے اور آج کی تاریخ تک چلا رہے ہیں؟ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا ایسے لوگوں کو. دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک یہ انسیڈنٹ آیا نا جس کا بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی طرف یہ ہے کہ جو اس کا ایک لیگل پروسیس تھا, اس لیگل پروسیس کو ہم نے بجائے آگے جانے کی بجائے ہم نے اپنے ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کیا,
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر سو موٹو کاگنیزنس لیا اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق بھی جو تھے وہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کینیا کے بارے میں آیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ سارا پروسیس وہاں پہ چل رہا تھا اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے اس کے متعلق جو ہے نہ کسی نے نہ ان انسٹیٹیوشنز نے کوئی بات کی, نہ اس سارے پروسیس کے اندر جو پٹیشن بھی فائل ہوئی تھی اس کے اندر بھی کوئی اسپیسیفک ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اندر ایکسٹرنل تھا. بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ تھا کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جو ایک ان کالڈ فار تھا, جو ایک ٹریجک انسیڈنٹ تھا, اس کو اس لا کے پروسیس کے اندر لے کے جانے کی بجائے اس کو ہم نے ہمارے جس طرح ملک کے اندر ہم ایک ہر پولیٹیکل نیریٹو کی طرف لے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا پچھلے جو 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے اپریل سے اسپیشلی کہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جس کے اندر نہ ہم جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنے سے باز آتے ہیں, نہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو باز آتے ہیں, نہ ہم اپنے سیکورٹی ایجنسیز کو باز آتے ہیں, نہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو باز آتے ہیں. چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے اندر ہم نے اتنی انبریڈل قسم کی آزادی دے دی ہے کہ جس کو اب کنٹرول ہونا چاہیے, اور دنیا کے ہر ملک نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں کے اوپر آپ فیک نیوز بات کریں, جس کے اندر آپ جو ہے ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے اس کے اندر کریٹ کریں, پھر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک کنکاکٹڈ قسم کا اور ایک کانسپیشیس قسم کا جو ہے وہ ایک آپ بیانیہ بنائیں اور اس کو لے کے آئیں, اور اس کا مقصد اس کے اندر یہ آئے کہ جس کے اندر آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر کے ڈسکریڈٹ کریں. اور دنیا کے کسی ملک میں ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں ہوتا. جس طرح میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ جو اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کو یا اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے یا ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے لفظ استعمال کر لیا, یا اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں تکلیف کے ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں اپنے اداروں کے خلاف جو کر رہے ہیں, تو کیا یہ دشمن کے ایجنڈے کو پروان نہیں چڑھا رہے؟ پھر کیا یہ غداری کے مترادف نہیں ہے؟ پھر ان کے لیے غدار کا لفظ بولا جاتا ہے تو ان کو سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے. جو حرکات یہ کر رہے ہیں داخلی سطح پہ آپ عوام کے دلوں اور ذہنوں میں جو ریاست کا اعتماد ہے وہ کمزور کرتے ہیں, جو سوشل کانٹریکٹ کو آپ ویک کرتے ہیں, اور عالمی سطح پہ بھی پاکستان کو اب بدنام آپ دیکھیں یہ بڑی آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کا امیج خراب کروں, میں آپ کے بارے میں اگر کوئی اچھی سوچ رکھتا ہے میں جا کے اس کے دماغ کو پولیوٹیٹ کروں, میں اس کے دماغ میں یہ ڈال دوں کہ جی حافظ احسان تو اچھے بندے ہیں ہی نہیں, محمد علی تو اچھے بندے ہیں ہی نہیں, ڈاکٹر فضا تو اچھی خاتون. یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, اور میں کہتی ہوں بہت بڑا ظرف ہے ہمارے اداروں کا کہ ہمارے ادارے ابھی بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیے جا رہے ہیں. ایک جملے میں کہتا ہوں بچے سمجھ کے, چھوٹے سمجھ کے, نادان سمجھ کے, کم عقل سمجھ کے, لیکن اب یہ وقت ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اب بس مزید ایسے نہیں چلے گا. 9 مئی کے کرداروں کو تو سزا دی جائے نا سر. نہیں ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کے ریاست کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ ہے کہ جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں وہی ان کے والدین اور گھر والے اس گروہ کی جانب سے روزانہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں. حافظ صاحب تو پھر حافظ صاحب ایگزامپل کون سیٹ کرے گا؟ 9 مئی کے کرداروں کو ابھی تک سزا نہیں مل سکی. دیکھیں نا میں اس کو ایک اور پیرائے کے اندر بھی لے کے جاتا ہوں. وہ پیرایہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر پراپر لیجسلیشن نہ ہو یا آپ کا جوڈیشل سسٹم فنکشن نہ پراپر طریقے سے کرے, جہاں پہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہ آئے, یا جو دنیا کے اندر ایک فینومینا ہے وہ کرنا ہے ہماری پارلیمنٹ نے اور ہمارے ان اداروں نے. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کا انتظار ہے. خدا نہ خواستہ میں آپ کو آپ یہ دیکھیں اس پورے خطے کے اندر آپ دیکھ لیں اور امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں, کیا کوئی جرت کر سکتا ہے اس طرح جو آپ کا اسٹیٹ نیریٹو ہے اس کے خلاف جانے کی؟ کیا ان اداروں کے آپ جرت کر سکتے ہیں کسی ملک کی سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے اندر؟ کیا اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس طرح ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں؟ ایگزامپلز دے رہے ہیں آپ. ہمارے روایتی حریف بھارت ان کو دیکھ لیں کہ نریندر مودی کتنا ظالم شخص ہے. آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کتنی کو بات ہوتی ہے نریندر مودی کے خلاف. آپ دیکھ لیں ان کی را جو ہے ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. آپ دیکھیں را کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اب ہر جگہ پہ یہ ٹیررسٹ ریاست کنسیڈر ہو رہا ہے انڈیا باقاعدہ, اب ڈکلیئر کرنا باقی ہے. لیکن آپ بتائیں کہ ان کے جو لوگ ہیں یا ان کا میڈیا ہے, کبھی را کے بارے میں بتائیں نا کشمیر میں کتنا ظلم کر رہی ہے ان کی سنا, کبھی بات کریں. اور واقعی ظالم سن ہے ان کی. ابھی امریکہ نے ہمارے یہاں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. شرم نہیں آتی سوشل میڈیا کے شتونگڑوں کو؟ ابھی امریکہ نے
उनका जो इंटेलिजेंस का लोग था उसे पकड़ के लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, जो वहाँ पे इंसिडेंट अमेरिका के अंदर हुआ है, तो कितना को ह्यू एंड क्राई जो है वो इंडिया के अंदर आया है। ना कैपिटल हिल वाले नहीं, वो जो सिख वाला इंसिडेंट हुआ था, कनाडा के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके अंदर आप देख लें, या पाकिस्तान के अंदर जो उनकी एजेंसीज ने एडमिट किया है कि हमने वहाँ पे जाके ये इंसिडेंट्स किए और आपके सामने जो आए हैं, तो क्या उस मुल्क के अंदर ये चीज़ ऐसी है? आप उसके बाद दूसरी तरफ चले जाए, हमारे सामने ये जो यूएई वाले हैं, ईरान है आपके सामने, अफगानिस्तान है, चाइना है, किसी मुल्क के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन चीज़ों के अंदर स्टेट को एड्रेस करना चाहिए था उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए अपने लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को, अपनी लेजिस्लेशन को और वो तमाम मैयज़ लेनी चाहिए जो दुनिया के सारे ममालिक ने लिए हैं, ताकि इस मुल्क के अंदर एक जो सही मानों के अंदर आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे, रूल ऑफ लॉ भी रहे, आपका राइट ऑफ प्राइवेसी भी रहे, आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी रहे, लेकिन उसके अंदर जो है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको आर्टिकल 19 के अंदर कहता है आप उसको वायलेट ना करें। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो सोसाइटी का फैब्रिक है वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी बहुत खराब हुआ है, अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। होगा कब होगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपका प्रोग्राम का नाम है ऐसा नहीं चलेगा। अब मजीद ऐसा मजीद नहीं चलेगा। देखें, पाकिस्तान को टेक फॉर ग्रांटेड बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स ने, बहुत से ग्रोहों ने, बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स ने लिया है, जिसकी वजह से बदकिस्मती से एक तासुर बन गया है कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है, जिसको हमारे दहशतगर्द, हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स, हमारे क्रिमिनल एलिमेंट्स और फॉरेन एजेंसीज मिलकर एक्सप्लॉइट और वीकन करने की कोशिश कर रही है। ये अब इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान जो है एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड, रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे दाखिली सतह पे भी जो पाकिस्तान के मफादात और इदारों के ख़िलाफ़ आज़ादी का और आइन का सहारा लेके रियासत और रियासती इदारों पे हमला आवर होते हैं, उनको रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त ना दी जाए, उनको आइन और कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाए और टाइमली और ट्रांसपेरेंट अंदाज में सज़ा दी जाए, ताकि अदलिया और अदालती प्रोसेस पे भी अवाम और बैन अल-अक़वामी बरादरी का एतमाद बहाल हो। ठीक है जी। और जुडिशरी यही आपके मुल्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और आपके मुल्क के अंदर इकनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।